हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। और देखिए सॉलिड स्टेट्स यानी कि ठोस अवस्था। तो सबसे पहले देखेंगे कि ठोस होता है कि क्या है और ठोस किसे कहते हैं, ठीक ना। ठोस किसे कहते हैं तो देख लीजिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। अब देखिए, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। आकार की बात करें तो जैसे कि देख लीजिए, ये आपका पेन है, ये पेन का एक आकार है कि ये इतना लंबा है, तो ये एक निश्चित हुआ तभी तो ये ठोस है। अगर ये निश्चित नहीं होता तो ये ठोस नहीं होता। अब देख लीजिए कि ठोस का गुण कुछ देख लीजिए, तो देख लीजिए इसके आयतन एवं आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, ठीक है। और देखिए ठोस में भाव का गुण नहीं होता है, यानी कि भाव की प्रकृति नहीं होती है, ठोस कभी बह नहीं सकता है। ओके, अब देखिए ठोस दो प्रकार का होता है, ठीक है। ठोस दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वैसा ठोस जिसके कण बोले तो परमाणु, अणु और आयन हो या अणु हो या परमाणु हो, इसको ही हम लोग कण बोलते हैं। निश्चित और नियमित अवस्था में रहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए निश्चित अवस्था, देखिए क्रिस्टलीय जब भी निश्चित होगा, देखिए क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित का मतलब कुछ और होता है, मैं इस पर समझा देता हूँ, ठीक ना। मान के चलिए कि ये 1 2 3 4, मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, ठीक ना। ये बीच में होगा, ठीक ना। अब देखिए ये इससे जुड़ा रहेगा इस तरह से, ऐसे करके पूरा जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये ऐसे करके जुड़ा हुआ रहेगा पूरे। ओके, अब देखिए इसमें मान के चलो कि ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो ये जो होगा ये बी हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, ए होगा, और फिर ये बी हो जाएगा। अब फिर इसी तरह नीचे आओगे तो ये ए के बाद बी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। अब देखिए ए के बाद फिर ये बी हो जाएगा, यानी कि ये निश्चित है कि ए के बाद बी ही आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये ए हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया निश्चित, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का ये उदाहरण हो गया, ठीक ना। अब देख लीजिए इस टाइप से, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस टाइप से देख लीजिए, इस टाइप से ए के बाद बी आ गया, फिर बी के बाद ए आ गया और फिर बी आ गया। देख लीजिए फिर ए के बाद बी, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये निश्चित है। इसे ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। 2 नंबर आ जाता है अक्रिस्टलीय ठोस, वैसा ठोस जिसके कण परमाणु, अणु या आयन, कण को ही परमाणु, अणु या आयन बोलते हैं, निश्चित और नियमित अवस्था में नहीं रहते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप इसको ले लीजिए, देख लीजिए, जैसे कि देख लीजिए ये जो है वो ए के बाद बी तो आ रहा है, लेकिन बी के बाद बी ही आ रहा है, फिर बी के बाद ए आ गया, लेकिन ये तो निश्चित नहीं हुआ। ए के बाद बी आया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आएगा, तब तो ये निश्चित रहे। देख लीजिए ए के बाद फिर से ए आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी अगर रहता तो ये निश्चित रहता। अगर ए आ गया तो ये क्या हुआ, अनिश्चित, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस हो गया, यानी कि अनिश्चित, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद आ जाता है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इस टाइप से आपको एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताएं। और अभी तुरंत देखे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो सबसे पहले तो
देख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि ये निश्चित आकार का होता है, और वो क्रिस्टलीय ठोस होता है कि वो अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित आकार का नहीं होता है। तो एक अंतर तो यही हो गया, ठीक ना। अब दूसरा अंतर है ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं, यानी कि मान के चलिए क्रिस्टलीय ठोस 36 डिग्री, यानी कि मान के चलिए क्रिस्टलीय ठोस जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, ठीक ना, पिघल जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। और ये तो हो गया निश्चित, यानी कि ये क्या हो गया क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि ये इसका निश्चित है कि 20 डिग्री पर ये पिघल जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है एक ताप के रेंज में धीरे धीरे नरम होकर पिघलता है। मान के चलो कि पहले क्या होगा, 10 डिग्री दिए तो ये थोड़ा सा गर्म हुआ, ठीक ना, 20 डिग्री दिए तो थोड़ा सा भाप निकलना स्टार्ट हो गया, 30 डिग्री दिए तो थोड़ा सा और बढ़ गया, और 40 डिग्री दिए तो ये पिघलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये ताप के रेंज में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तब वो पिघलना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अब तीसरा देखिए, यह वास्तविक ठोस होता है। आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब पढ़े होंगे, यानी कि सेम उसी तरह यही है कि यह वास्तविक ठोस होता है और यह आभासी होता है, ठीक ना। आभासी ठोस यानी कि अति शीतक द्रव का मतलब कि ये द्रव टाइप का रहता है, ठीक ना, द्रव। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी जितना भी देखेंगे सब इम्पोर्टेंट ही देखेंगे, इम्पोर्टेंट के सिवाय कुछ नहीं देखेंगे, ठीक ना। इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर से टॉपिक है वही टॉपिक देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। तो देख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। देख लीजिए, एक होता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा होता है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए मैं धीरे धीरे एक एक करके बोल देता हूँ कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद आप लोग को रखना है। अब देखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जो आयन के द्वारा मिलकर बने होते हैं, यानी कि आयनिक, यानी कि आयन के द्वारा मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। और जो अणु के द्वारा मिलकर बने होते हैं उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अणु के द्वारा मिलकर बना हुआ रहेगा और दुर्बल वंडरवाल द्वारा बंधा रहता है तो उसे ही आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक ना। और देखिए सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, और ये बार बार पूछा भी जाता है। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा जाएगा, ये हो जाएगा आपका हीरा, ठीक ना। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, हीरा, उसका उदाहरण है। अब देखिए सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस जिनमें एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, उससे ही हम लोग सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहेगा तो एक जॉइंट का निर्माण करेगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे। तो देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान के चलो कि ये है, तो इस टाइप से एक जुड़ा हुआ आ गया ना, ये मान के चलो कि ये सहसंयोज हुआ, ये एक है और ऐसे एक जुड़ गया, तो इस प्रकार का एक जॉइंट का निर्माण हो गया ना। देख लो, ये जॉइंट का निर्माण हो गया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। अब देखते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए धात्विक क्रिस्टलीय ठोस जिनमें उपस्थित धनावेशित धातु धात्विक बंध द्वारा बंधा हुआ रहता है। जैसे कि सहसंयोजी बंध द्वारा बंधा हुआ था तो वह सहसंयोजी उसको कहते हैं, उसी तरह धातु के द्वारा जो बंधा हुआ रहता है उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जो आयन के द्वारा मिलकर बने होते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, जो अणु के द्वारा मिलकर बने होते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस, जो सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जो धात्विक बंध द्वारा जुड़ा रहता है उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए
इसके बाद टॉपिक आ जाता है ब्रेग्स समीकरण। ये ब्रेग्स समीकरण तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ब्रेग्स समीकरण, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछा जाएगा कि ब्रेग्स समीकरण है और 4 ऑप्शन दे देगा। अब देखिए ब्रेग्स समीकरण तो बहुत बड़ा है, यानी कि इसको तो 5 नंबर में पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। इसलिए देख लीजिए ब्रेग्स समीकरण जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा, एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहाँ एन क्या है तो परावर्तन की क्रम है, ठीक ना। एन क्या है परावर्तन की क्रम, और लेम्डा क्या है तरंग की लंबाई, और साइन थीटा तो कौन होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग कहिएगा तो हम शुरू से अंत तक करवा देंगे, इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एकक सेल, एकक सेल, ठीक ना। अब देखिए एकक सेल क्या होता है, तो एकक सेल क्रिस्टल की वह इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो आप लोगों को एक कहानी याद होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, सेम उसी तरह एक छोटे छोटे कण से मिलकर बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ समझ लीजिए, मान के चलो कि ये बिंदु 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 आ गया, तो ये देख लीजिए एक ऐसे सरल रेखा का तो निर्माण हो गया ना। सेम इसी तरह ऐसे 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 बिंदु बिंदु आ जाएगा, छोटी छोटी इकाई। तो देख लीजिए ये क्रिस्टल का निर्माण तो कर ही दिया। वही कहने का मतलब है कि क्रिस्टल की वह इकाई, यानी कि इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है एक बिंदु, इकाई को हम एक बिंदु मान लिया, ठीक ना, जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दोहराना, ठीक ना, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब मान के चलो कि हम एक बिंदु को दोहरा रहे हैं, इसके सटा के ऐसे ऐसे करके सटा के अब ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना, इसको सटा के ऐसे 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 कर दिए तो एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो गया। तो इसे हम कहते हैं एकक सेल, ठीक ना। अब देखिए एकक सेल 2 प्रकार का होता है। एकक सेल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अभाज्य एकक सेल और एक होता है केंद्रित एकक सेल। अब देखिए अभाज्य एकक सेल किसे कहते हैं और केंद्रित एकक सेल किसे कहते हैं। तो देख लीजिए अभाज्य एकक सेल है तो इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बोल देते हैं कि अभाज्य एकक सेल होता है जिसके कॉर्नर पर एक एक परमाणु अणु या आयन होता है। अब देखिए कॉर्नर पर कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से बोल देता हूँ। अभाज्य एकक सेल वह है जिसके कॉर्नर पर एक एक परमाणु अणु या आयन होते हैं। अब देखिए कॉर्नर मान के चलो कि ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक ना, तो कॉर्नर पर एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, ठीक ना। तो यही हो गया आपका अभाज्य एकक सेल, यानी कि जिसके कॉर्नर पर एक एक परमाणु, एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ है एक, तो ये हो गया अभाज्य एकक सेल, ठीक है। अब देखते हैं केंद्रित एकक सेल क्या होता है। ये केंद्रित एकक सेल, तो एक केंद्रित एकक सेल होता है जिसमें चारों किनारों पर एक एक बिंदु के अतिरिक्त एक बीच में भी रहता है, यानी कि बीच में कहने का मतलब एक केंद्र पर भी रहता है। मान के चलो सेम इसी तरह यहाँ पर 4 है तो इस एक बीच में भी आ जाएगा, तो ये हो गया केंद्रित। देख लो यहाँ पर केंद्रित एकक सेल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक केंद्र में भी रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा। सेम इस तरह से बनाओ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक बीच में दे दो, तो ये आपका हो गया केंद्रित एकक सेल। तो एक बार फिर से परिभाषा बोल देता हूँ कि जिसमें चारों किनारों पर एक एक बिंदु के अतिरिक्त, यानी कि एक बिंदु से चारों किनारों के अलावा एक ज़्यादा बिंदु रहेगा, उसे ही केंद्रित एकक सेल कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिविम जालक। त्रिविम जालक
क्या है, त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं, या आकाशीय जालक से आप क्या समझते हैं, या क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आज ये इस टॉपिक है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक या आकाशीय जालक, तीनों का एक ही नाम है, ठीक ना। तो देखिए त्रिविम, त्रिविम में नियत बिंदुओं का नियमित तंत्र जिसके चारों ओर परमाणु अणु या आयन एक क्रिस्टल में कंपित करता है। अब देखो परमाणु अणु या आयन एक क्रिस्टल में कंपित करता है। अब इसके कहने का मतलब हुआ कि देखो ये हो गया आपका क्रिस्टल, मान के चलो ये आपका क्रिस्टल हो गया, तो इसके चारों ओर लिखा हुआ है ना, चारों ओर परमाणु अणु या आयन एक क्रिस्टल में कंपित करता है। तो इसके चारों ओर जो होगा, कंपित करना मतलब चक्कर लगाना, ठीक ना, ये एक चक्कर लगा। इसको आसानी भाषा में समझे तो त्रिविम में एक निश्चित कणों की संख्या को ही त्रिविम जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम में यानी कि क्रिस्टल में एक निश्चित कणों की संख्या, एक निश्चित कणों की संख्या को ही आकाशीय जालक कहते हैं, या क्रिस्टल जालक कहते हैं, या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका क्लोज पैकिंग से आप क्या समझते हैं। क्लोज पैकिंग, अब देखिए क्लोज पैकिंग जो होता है वो क्रिस्टल में, यानी कि क्रिस्टल में परमाणु आयन तो ऐसा होता ही है कि जिसमें किसी दिए गए समान गोलों की संख्या न्यूनतम खाली जगह का अवरोध कर दिया। मान के चलो कि ये क्रिस्टल है तो इसमें खाली जगह है, ठीक ना, तो खाली जगह रहेगा, मान के चलो कि खाली जगह है, ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, और इधर एक मान के चलो कहीं पर एक प्लस है, ये धन आवेश है, और कहीं पर एक ऋण आवेश है। तो एक खाली जगह का अवरोध करेगा या ना, ये प्लस वाला यहाँ आएगा या माइनस वाला तो यहाँ जाएगा ही। तो सेम इसी तरह कि क्रिस्टल में परमाणु अणु या आयन ऐसी सजावट के अनुरूप होती है जिसमें किसी दिए गए समान गोलों की संख्या न्यूनतम खाली जगह का अवरोध करती है, उसे ही क्लोज पैकिंग करते हैं, यानी कि खाली जगह का अवरोध करती है, यानी कि प्लस वाला माइनस के पास आ जाएगा या माइनस वाला प्लस के पास आ जाएगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, नहीं इस देखो, अब देखो क्लोज पैकिंग दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? क्लोज पैकिंग दो प्रकार का, एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP, और एक होता है HCP। दो प्रकार का होता है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अब देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है। देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग वह है जिसमें गोलों के एक परत के ऊपर दूसरा परत और दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में एक गोला केवल 4 गोलों को स्पर्श करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक परत के ऊपर अगर दूसरा परत, ये पहला परत है, इसके ऊपर अगर दूसरा परत रखा जाए और दूसरा परत के ऊपर अगर तीसरा परत रखा जाए, तो ऐसे स्थिति में एक गोला केवल 4 गोलों को स्पर्श करता है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक गोले के ऊपर दूसरा गोला के ऊपर तीसरा गोला रखा गया है, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो कैसे? तो देख लीजिए, एक ये बीच वाला एक हो गया स्पर्श कर रहा है ना, ये इससे, ये दूसरा, ये तीसरा बीच वाला, और एक ये, तो 4 गोलों, ये बीच गोला है, ठीक ना, ये बीच का गोला जो है वो 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और ये 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो ये हो गया क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP, ठीक है। और एक होता है हेक्सा क्लोज पैकिंग यानी कि CCP। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें होता है हेक्सा क्लोज पैकिंग जिसमें गोलों के एक परत के ऊपर दूसरा परत और दूसरा परत के ऊपर तीसरा परत रखा जाए, तो ऐसे स्थिति में एक गोला केवल 6 नहीं, यहाँ पर 12 होगा, ठीक ना, 12 गोलों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके बना दिए हैं, लेकिन इसका चित्र इसी तरह होगा, ठीक ना, इस तरह से, ठीक है। आप लोग ऐसे करके ट्राई जरूर कीजिएगा, तो वो 12 गोलों को स्पर्श करेगा, ठीक ना, सेम इसी तरह 12 गोलों को वो स्पर्श
करता है। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है? तो देखिए शॉटकी दोष क्या होता है। क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब कुछ परमाणु या आयन अपने सामान्य जालक साइट से गायब हो जाते हैं। चूंकि क्रिस्टल उदासीन होता है अतः समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, शॉटकी दोष कहलाता है। अब देखिए क्रिस्टल, एक बार फिर से बोल देते हैं, क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब कुछ परमाणु, अणु या आयन अपने सामान्य जालक साइट से गायब हो जाते हैं। जब कुछ परमाणु, अणु या आयन, अब देखो क्रिस्टल, यहाँ बता देता हूँ, ये क्रिस्टल है, ठीक ना। तो देखो ये क्रिस्टल से अगर इसमें से कुछ से परमाणु, अणु या आयन, इसमें मान के चलो कि ये परमाणु, अणु या आयन, इसमें से परमाणु गायब हो जाता है, यानी कि यहाँ से हट गया, मान के चलो ये हट गया, ठीक ना। तो यहाँ से हट गया तो क्रिस्टल उदासीन होता है, क्रिस्टल तो उदासीन होता है। तो इसमें जो धनायन और ऋणायन गायब हो गए हैं, इसमें तो था लेकिन ये चारों तो गायब हो गए। तो इसी में जो दोष उत्पन्न होते, ये गायब हो जाता है तो इसमें दोष एक उत्पन्न हो जाता है। जो दोष उत्पन्न हुआ उसी को ही शॉटकी दोष कहते हैं, ठीक ना। इस क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन, सीधा भाषा में अब देखो, शॉटकी दोष से जब धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं तो उससे ही हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। चूँकि क्रिस्टल उदासीन होता है, अगर इससे धनायन और ऋणायन गायब हो जाएगा तो यह पूरे, ये क्रिस्टल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये उदासीन हो रहता है, ठीक है। अब देखते हैं और फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। फ्रैंकल दोष नहीं, यहाँ पर फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। देखिए क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, इसके निश्चित स्थान पर कोई छिद्र या होल बन जाता है, छिद्र को ही होल कहते हैं। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें से अपना को मान के चलो कि धनायन ऋणायन गायब हो गया और इसका निश्चित स्थान छोड़ के, ये मान के चलो कि इसका ये निश्चित स्थान है, यहाँ से निश्चित स्थान छोड़कर ये गायब हो गया, ठीक ना। ये गायब हो जाता है और इसके निश्चित स्थान पर एक होल बन जाता है, ठीक ना। ये मान के चलो कि ये होल बन गया, इस तरह से एक होल बन गया, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारा अंदर आ सकता है, इस तरह से एक होल बन जाता है। तो इस होल जो बन जाता है यही तो एक दोष हुआ, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ एक होल बन गया, ठीक है ना, इस टाइप का एक होल बन गया, यहाँ से आ सकता है क्रिस्टल, यहाँ से छोड़कर भाग गया। देख लीजिए क्रिस्टल में जब कोई आयन निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, यानी कि इसका जो निश्चित स्थान था ये निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चल गया। तो अंतराकाशी स्थल में चल गया तो इसके निश्चित स्थान पर क्या होगा, एक होल बनेगा, तभी तो एक ये सब अणु आयन सब गायब हो जाएगा, यानी कि इसका स्थान छोड़कर भाग जाएगा जब एक होल हो जाता है। यानी कि मान के चलो कि ये एक गिलास पानी है, ठीक ना, ये एक गिलास, एक डिब्बा पानी है, तो इसमें एक मान के चलो कि ये छिद्र हो जाता है, तो पानी सब कहाँ एक छिद्र तक बाहर निकलता है पानी। तो सेम इसी तरह निश्चित स्थान छोड़कर चल जाता है तो इसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको ही फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। अब देखिए शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर कि यह रिक्तिका दोष होता है, यह क्या होता है, रिक्तिका दोष होता है, और यह अंतरकाशी दोष होता है। शॉटकी दोष का दूसरा नाम है रिक्तिका दोष और फ्रैंकल दोष का दूसरा नाम है अंतरकाशी दोष। तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर, इसमें घनत्व घट जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि इसमें घनत्व घट जाएगा और इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखो घनत्व भी समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा, अभी इंटर में हो, ठीक ना।
इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। देखिए स्फटिकीय दोष जो होता है उसमें धनायन और ऋणायन का आकार दोनों सेम रहता है, यानी कि कभी बदलता नहीं है, लगभग समान ही रहता है। और फ्रैंकल दोष जो होता है ये इसमें क्या होगा कि कभी बड़ा हो जाएगा तो कभी छोटा हो जाएगा, यानी कि इसमें ऋणायन का आकार, इसमें ऋणायन का बड़ा तथा धनायन का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आपका चालक। चालक क्या होता है तो देख लीजिए, जिसमें विद्युत का प्रभाव होगा उसे ही चालक कहते हैं। देख लीजिए वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन होता है चालक कहलाता है, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होगा उसे चालक कहेंगे। जैसे कि लकड़ी, कच्चा लकड़ी लो तो उसमें विद्युत का प्रभाव होता है, यानी कि वो क्या कहला गया, चालक कहला गया। जैसे कि लोहा, लोहा में विद्युत का प्रभाव होता है तो क्या हो गया, चालक। उसके बाद आ जाता है अर्धचालक। तो अर्धचालक उसे कहते हैं वैसे पदार्थ को जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक ना। अब मान के चलो बांस, यानी कि सूखे लकड़ी, सूखे लकड़ी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ओ यहाँ पर सूखे लकड़ी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे अर्धचालक, अर्धचालक नहीं, ठीक ना। वो यहाँ पर गलती से अर्धचालक नहीं, ठीक ना। जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा उसे कहते हैं विद्युत रोधी, यानी कि अचालक, ठीक ना। अर्धचालक नहीं, यहाँ पर गलती से अर्धचालक लिखा गया था, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं या अचालक कहते हैं, ठीक ना। इसमें हम बता दें सूखे लकड़ी या प्लास्टिक में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अब देखिए अर्धचालक, ठीक ना। अर्धचालक क्या होता है देख लीजिए, वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से नहीं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक होता है। यानी कि लकड़ी को ही ले लो, ठीक ना। तो ये जब यानी कि कच्चा लकड़ी जब होता है तो उसमें पूरा विद्युत का प्रवाह हो जाता है, लेकिन जब लकड़ी सूख जाता है तो इसमें विद्युत का प्रभाव नहीं, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। उसे क्या कहते हैं, आंशिक रूप से प्रभाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है।